हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो क्लास अटेंड करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्ट 3 है। इसमें हम लोग सबसे पहले मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल किस चीज़ का बना होता है ये आप लोग पहले से ही जानते हैं कि दुनिया में एवरी मटेरियल एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उनके पास चार्जेस होते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ओके, जैसे मैंने एक मटेरियल लिया, ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल को मैंने रब किया और रब करने पर मैं छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले गया तो इसने उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया इस तरह से। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे टर्न करा दिया। अब मैंने ऐसे रखा तो मैं क्या देखता हूँ, ये कागज़ को ऊपर नहीं उठाता। ओके, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह से अब मैंने दूसरा मटेरियल लिया नेचर का, उसको भी मैंने रब किया। रब करने से वो कागज़ के पीसेस को उठाना स्टार्ट कर देता है। अब मैंने क्या किया, इसको टर्न किया। अब मैं क्या देखता हूँ, इधर से भी एक कागज़ के पीसेस को उठाना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि नेचर में वो वाले मटेरियल भी होते हैं जो अपने में से चार्जेस को यहाँ 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 जाना अलाउ करते हैं, और नेचर में वो वाले मटेरियल भी होते हैं जो अपने पास चार्जेस को रखते हैं लेकिन अपने अंदर से जाना अलाउ नहीं करते हैं। तो नेचर में डिफरेंट तरह के मटेरियल हमको मिल सकते हैं। तो वो वाले मटेरियल जो अपने में से चार्जेस को जाना अलाउ करते हैं उनको हम कहेंगे चालक, इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टर। और वो वाले मटेरियल जो अपने में से चार्जेस को जाना अलाउ नहीं करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंसुलेशन। तो हमने मटेरियल का कैटेगराइजेशन कर लिया, तो उसको देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ओके, पदार्थों का हमने क्या कर लिया है, वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला हम लोगों ने मटेरियल देखा कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चालक। चालक क्या करता है, अलाउ चार्जेस टू मूव थ्रू इट, ये अपने में से चार्जेस को मूव होने देता है, ठीक है। इसके बाद कंडक्टर्स में भी हमने बहुत सारे मटेरियल देखे। कुछ मटेरियल ऐसे थे जो चार्जेस को बहुत ज़्यादा अलाउ कर रहे थे, और कुछ मटेरियल हमने ऐसे देखे जो चार्जेस को बहुत कम अलाउ कर रहे थे। तो जो चार्जेस को अपने में से बहुत ज़्यादा जाने देते हैं, पर सेकंड हमने नाप के देखा कि पर सेकंड एक मटेरियल ज़्यादा चार्जेस को जाने दे रहा है, उतने ही सेकंड में दूसरा मटेरियल कम चार्जेस को जाने दे रहा है। तो फिर हम लोगों ने इनका भी कैटेगराइजेशन कर दिया। तो हमने इस तरह से किया, जो मटेरियल एक सेकंड में ज़्यादा चार्जेस को जाने देगा हम उसको क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, अच्छा चालक। और जो मटेरियल उतने ही टाइम में कम चार्जेस को जाने देगा हम उसको क्या कहेंगे, बैड कंडक्टर, यानी कि बुरा चालक। इस तरह से चालकों में भी क्या हो गए, कैटेगराइजेशन हो गए, कंडक्टर्स में भी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। अब ये जो प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर होने की, ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया, और इसको मेजर करके, इस प्रॉपर्टी को मेजर करके हम बताते हैं कि कौन सा कंडक्टर अच्छा कंडक्टर है और कौन सा कंडक्टर बुरा कंडक्टर है। तो हमने इस प्रॉपर्टी को नाम दिया, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मटेरियल की, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, हमने मेजर किया, उस प्रॉपर्टी का नाम रखा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मींस चार्जेस को कंडक्ट करना, अपने अंदर से चलाना, इसको हिंदी में बोलते हैं चालकता। तो जिन पदार्थों की, जिन मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है वो चार्जेस को ज़्यादा अलाउ करेंगे, और जिन मटेरियल, जिन पदार्थों की कंडक्टिविटी कम होती है वो अपने में से चार्जेस को कम अलाउ करेंगे, राइट। जैसे एक मटेरियल है वो एक सेकंड में 1 लाख चार्जेस को यहाँ जाने देता है। एक हमने दूसरा मटेरियल लिया, ये भी 1 सेकंड में चार्जेस को जाने देता है लेकिन 50,000 चार्जेस को जाने देता है। तो आप बताइए इस मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई है या इस मटेरियल की? तो आंसर है 1 लाख जाने दे रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी हाई है, ये 50,000 जाने दे रहा है, इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी कैसी है, कम है। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंडक्टर गुड है और कौन सा कंडक्टर बैड है। तो ये आपको एक कैरेक्टरिस्टिक कंडक्टर की आपको याद रखनी है, कंडक्टिविटी। जिसकी कंडक्टिविटी हाई होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा, जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी वो बुरा कंडक्टर होगा। एनीवे, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इंसुलेटर। इंसुलेटर किस काम में आते हैं? तो इंसुलेटर का हिंदी मीनिंग होता है कुचालक। दिस मटेरियल डू नॉट अलाउ चार्जेस टू मूव। ये वो मटेरियल होते हैं जो अपने में से चार्जेस को अलाउ नहीं होने देते हैं, मतलब अपने में से आवेश को नहीं जाने देते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं तो ये मटेरियल हमारे किस काम के,
तो मैंने कहा ये आपके वैसे ही काम के हैं जैसे मैंने आपको एक मोटरसाइकिल दी, उसके टायर बहुत अच्छे हैं, उसका इंजन बहुत अच्छा है, उसमें फुल पेट्रोल भरा हुआ है, ले जाओ 10 सेकंड में 100 की स्पीड में पहुंच जाती है, जितना चाहो उतनी तेजी से भगाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें ब्रेक नहीं है। तो आप चलाओगे क्या उसे? नहीं चलाओगे, ब्रेक होना तो जरूरी है। यू नो व्हाट विल हैपन। ओके, तो हम पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर तक लाना चाहते हैं, तो हम वायर लगाते हैं, कंडक्टर लगाते हैं। अब उस कंडक्टर को हम अर्थ लेकर नहीं आ सकते अपने घर तक, हवा में लेकर नहीं आ सकते, तो हमको रास्ते में पिलर्स लगाने पड़ते हैं, खंबे लगाने पड़ते हैं। अब हमने रास्ते में खंबा लगाया तो खंबे में से वो चार्ज जाकर कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया, हमारे घर तक नहीं पहुंच पाया। हम अपने घर पर लेकर आते, हमने उसको हाथ में पकड़ा, अब वो चार्जेस तार में से होकर हमारी बॉडी से होकर अर्थ में चला गया, तो हमको शॉक लगता है। तो हम अपने चार्जेस को पावर हाउस से घर तक कैसे लेकर आए? तो उसके लिए क्या जरूरी है? जैसे मैंने आपसे कहा मेरे घर में पानी सप्लाई करिए बाथरूम में, तो मैंने आपको एक टंकी दी और टंकी से पानी मैं अपने बाथरूम में लाना चाहता हूँ, और मैंने आपसे ये कहा पाइप मत लगाना, बाथरूम तक पानी ले आओ, तो आप कैसे लाओगे? नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि पाइप क्या करता है? गाइडेंस करता है। पाइप की जो दीवार होती है वो किस चीज का काम करती है? पानी को एक डायरेक्शन देती है। क्या देती है? डायरेक्शन। और उस डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन में आप मोड़ दोगे, पानी उस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो पानी की मोटी दीवार, वो पाइप की मोटी दीवार किस काम कर रही है? वो पानी को बाहर जाना अलाउ नहीं कर रही है। अगर वही दीवार पानी को बाहर जाना अलाउ कर देगी तो वो लीक हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से पाइप किस काम में आ रहा है? गाइड करने के काम में आ रहा है, और जिस डायरेक्शन में आप मोड़ोगे वो उस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी तरह से अब हम जो पावर हाउस से जो वायर अपने घर पर लेकर आना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? खंबे के ऊपर एक इंसुलेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? चीनी मिट्टी का। आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का इंसुलेटर लगा रहता है, ये हमने इंसुलेटर लगा दिया लाइक दिस, कुचाला। अब ये क्या करेगा? अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को जाना अलाउ नहीं करेगा। अगर अपने में से अलाउ नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी अर्थ में नहीं जाएगी, और इसको हम कहाँ ला सकते हैं? अपने घर पर ला सकते हैं। ओके, ये किसके बारे में हुआ? इंसुलेटर मींस कुचालक के बारे में हुआ। अब इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कौन सा इंसुलेटर हम लें? पावर हाउस के लिए कौन सा लें? अपने घरों के गलियारों में जो खंभे लगे रहते हैं उनके लिए इंसुलेटर कौन सा लें? तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो इसकी प्रॉपर्टी तो हम इंसुलेशन कहते हैं, और इंसुलेशन भी कहते हैं, इसको हमने दूसरा नाम दिया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पराविद्युत प्रबलता, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ये हमारे किस काम में आती है? तो ये हमारे उस काम में आती है कि आपका कोई भी इंसुलेटर जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितने वोल्टेज तक वो चार्जेस को रोक सकता है और कब उसको लीक कर सकता है, अपने में से जाने दे सकता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक इंसुलेटर लगाया, ठीक है, यहां पर कुछ चार्जेस आए, चार्जेस आकर यहां खड़े हो गए, अंदर नहीं जाना है, 2 चार्जेस आए, 3 चार्जेस आए, ठीक है, ये अंदर से नहीं जाने दे रहा। अब हम एक चीज जानते हैं कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो चार्जेस के बीच में क्या होता है? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। तो पहले 2 चार्ज आए, फिर 200 आए, फिर 2000 आए, फिर 2 लाख आए, फिर 2 करोड़ आ गए। अब सोचिए कितना ज्यादा रिपल्शन हो रहा होगा उनके बीच में। इतना ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, इतना ज्यादा प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि अब ये उसको नहीं रोक पाया, टूट गया। तो इसने अपने में से अलाउ कर दिया, किसको जाना? अपने में से चार्जेस को जाना अलाउ कर दिया। अब ये काय में कन्वर्ट हो गया? कंडक्टर में। तो इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 2 करोड़ के अंदर आती है। 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो ये टूट जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ओके, इसी तरह से ये वाला मैंने एक मटेरियल लिया, इस मटेरियल पर मैं 1000 वोल्ट लगाता हूँ, 1000 वोल्ट लगाता हूँ, और यहाँ से मैंने 2 वायर निकाल लिया और उसमें मैंने लगा दिया एक बल्ब लगा दिया। अगर चार्जेस में से फ्लो होंगे तो बल्ब चालू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने 1000 वोल्ट लगाया, बल्ब चालू नहीं होता। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी? 1000 से ज़्यादा है। ओके, अब मैंने 2000 किया, नहीं चालू हुआ, 3000 किया, नहीं चालू हुआ, 5000 किया, नहीं चालू, 10000 किया, नहीं चालू हुआ। जैसे ही 25000 करता हूँ ये चालू हो जाता है। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी?
25,000, उससे ज़्यादा कर दोगे 24,000 मान लीजिए, 25,000 पर वो चालू हो जाता है, इसका मतलब उसमें से क्या कर देता है, लीक करना स्टार्ट कर देता है। तो ये किसी इंसुलेटर यानी कि कुचालक पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, उसकी पावर होती है उस चार्जेस को रोकने की। अब मुझे एग्जांपल से बताइए, ये वाला मटेरियल मैंने यूज किया तो यहां पर ये 10 चार्जेस को अपने में से जाने दे रहा है किसी भी वोल्टेज पर, और ये वाला मैंने मटेरियल यूज किया, ये अपने में से 100 चार्जेस को जाने देता है। तो बताइए कौन सा इंसुलेटर बढ़िया है? 10 जाने वाला 10 जाने दे रहा है वो अच्छा है या 100 जाने दे रहा है वो अच्छा है? तो आंसर है यस। जो कम जाने देगा इसका मतलब उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये गुड है, और जो ज्यादा जाने देगा इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी कम है, इसलिए ये बैड है। तो इसमें भी गुड इंसुलेटर बैड इंसुलेटर होते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इंसुलेटर क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। ओके, अब कौन से मटेरियल हैं जिनको हम इंसुलेटर कहेंगे और कौन से मटेरियल है जिनको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। तो देखिए, देयर आर ऑल मेटल्स, जितनी भी मेटल्स है सारी की सारी क्या कहलाती हैं, कंडक्टर कहलाती हैं। तो इसका पहला एग्जांपल क्या हो गया, मेटल्स। मेटल्स को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, चालक। वो विद्युत की अच्छी चालक होती है। ओके, सिल्वर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, अब अगला एग्जांपल हमने देखा नेचर में, वाटर। अब वाटर को हम कंडक्टर कहें या इंसुलेटर कहें, ये कैसे डिसाइड होता है? तो आंसर है वाटर आपके पास कैसा है। अगर आपके पास ड्रिंकिंग वाटर है जो हम पीते हैं, वो वाला अगर वाटर है तो वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नलों में से आता है, बोरिंग में से जो पानी आता है वो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जिसको हम पीते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। लेकिन जब हम प्योर वाटर यूज करते हैं तो प्योर वाटर में आयंस नहीं होते। आप आगे जाके पढ़ेंगे आयंस के बारे में, ठीक है। तो प्योर वाटर में आयंस नहीं होते हैं, और आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्जेस को ले जाने के लिए। जब उस वाटर में वो आयंस नहीं पाए जाएंगे तो वो चार्जेस को अलाउ नहीं करेगा, चार्जेस को नहीं ले जा पाएगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो जो प्योर वाटर होता है वो इंसुलेटर का काम करता है, जबकि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो किसका काम करता है, हाँ यस, कंडक्टर का काम करता है। तो ड्रिंकिंग वाटर उसको हमने किस कैटेगरी में रखा है, कंडक्टर की कैटेगरी में रखा है, और जो कहाँ गया, प्योर वाटर है उसको किस कैटेगरी में रखा है, इंसुलेटर की कैटेगरी में रखा है, राइट। ओके, अब इसके बाद ये ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या होती है, कंडक्टर होती है या इंसुलेटर होती है? इस पर पहले बहुत बहस चलती थी कि ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, स्किन जो होती है वो रबड़ की तरह होती है, रबड़ की तरह तनती है, तो फिर ये कंडक्टर कैसे हो सकती है? फिर इसका आगे जाके कुछ रीजन सोचे गए। हम लोगों की बॉडी में स्वेट, पसीना जो निकलता है उसमें आयंस होते हैं, हमारे ब्लड में भी आयंस होते हैं, मिनरल्स आयंस होते हैं, तो उन आयंस के कारण हमारी बॉडी कुछ हद तक कंडक्ट करती है। फिर आगे चल के इस पर बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होने लगे, तो फिर एक साइंटिस्ट ने तो इस पर ब्लेम किया और इसको करके दिखाया। बीच चौराहे पर उन्होंने एक झूला बांधा और झूले पर खुद लटक गए, ऐसे लटक गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बॉडी ली, चार्ज बॉडी, रब करके उस चार्ज बॉडी को अपने पैर पर टच कराया, राइट, यहाँ पर टच कराया, तो वो चार्ज यहाँ से हमारी बॉडी से होता हुआ हमारी उंगली तक पहुँच गया, और उंगली के नीचे छोटे छोटे पेपर के टुकड़े रख दिए या जो भी मटेरियल यूज किया हो, तो वो मटेरियल उनकी उंगलियों की तरफ क्या होने लगा, अट्रैक्ट होने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से, ये थ्योरिकल है, एक हिस्टोरिकल है, और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमारी बॉडी जो होती है वो कंडक्ट करती है। तो ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है, कंडक्टर होती है, राइट, ठीक है। ओके, अब इंसुलेटर, इंसुलेटर में नॉन मेटल्स, प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं, एमोनाइट, एमोनाइट जिसके हमारे स्विच बने होते हैं, और स्विच में क्या बोलते हैं, इंसुलेटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्विचिंग ऑपरेशन करते हैं, ऑन और ऑफ करेंगे, तो जैसे ही हम उसको टच करेंगे और ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है तो वो हमारे अंदर चार्जेस को फ्लो कराएगी, हमको शॉक लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे
ये जरूरी है कि उस मेटल के स्विच के ऊपर हम इंसुलेटर मटेरियल चढ़ा दें। हम वायर यूज करते हैं, उसमें भी हम प्लास्टिक यूज करते हैं। ओके, तो एवोलाइट के बने रहते हैं स्विच, ठीक है, प्योर वाटर। तो ये किसके बारे में हो गया? कंडक्टर के बारे में हो गया और इंसुलेटर के बारे में हो गया। फिर हमारी साइंस और आगे बढ़ी और हम लोगों ने और भी डिफरेंट तरह के मटेरियल डिस्कवर करना स्टार्ट किए। उनमें से आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो पीरियोडिक टेबल में जिन एटम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाले जो एटम कहलाते हैं, ये कंडक्टर कहलाते हैं। और वो वाले एटम जिनके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। और उनके बीच में जो एटम्स आते हैं, जैसे जर्मेनियम जिसकी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिलिकॉन जिसकी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे वाले मटेरियल हमको मिले। तो इन मटेरियल, ये वाले जो मटेरियल हमको मिले, तो इन मटेरियल की ये स्पेशलिटी थी कि ये लो टेम्परेचर पर, मतलब कम ताप पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते थे। लेकिन जब हम टेम्परेचर को राइज करते थे, बढ़ाते थे, इंक्रीज करते जाते थे, तो हम क्या देखते थे कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से अलाउ करना स्टार्ट कर देते थे। तो फिर जाके हमारे एक नए तरह के हमको मटेरियल नेचर में मिले, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनको हमने नाम दिया सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक। ओके, तो अर्धचालक को अपन हीट करेंगे तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे? कंडक्टर में। और लो टेम्परेचर पर वो क्या रहते हैं? इंसुलेटर रहते हैं। और इनके आने पर तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया ही पूरी बदल गई। जितने भी आप उपकरण, डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन, टेलीविजन, एलईडी, कंप्यूटर, सारे के सारे डिवाइसेस इन्हीं सेमीकंडक्टर से ही बने होते हैं। ओके, हाँ, एक चीज मेरी जरा छूट गई है, उसको जरा मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। इसका डेफिनेशन जरा सुन लीजिए। इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए? मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इधर देखिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? इंसुलेटर की होती है। इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वन मटेरियल कैन वियर बिफोर इट ब्रेक डाउन टू बिकम कंडक्टर। ठीक है, ओके। तो ये किसके बारे में हो गया? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हो गई है। इसको आप थोड़ा पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। एनीवे, अब इसमें आगे चल के हमको एक दूसरे तरह का मटेरियल मिला जो नई डिस्कवरी हुई है, सुपर कंडक्टर, अतिचालक। अतिचालक क्या होते हैं? ऐसे कंडक्टर होते हैं जो कंडक्टर से भी ज्यादा कंडक्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर कहते हैं। इनमें रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता, प्रतिरोध बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो चार्जेस को कोई अपोज नहीं करेगा, वो बहुत तेजी से चलेंगे। तो ऐसे वाले जो मटेरियल हमको मिले, उनको हमने क्या नाम दिया? सुपर कंडक्टर। इनको और डिटेल में हम आगे ही जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमको इतना याद रखना है, हाईली कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। तो इस तरह से इतने तरह के क्लासिफिकेशन होगा किसके? मटेरियल के। नंबर 1 कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। ठीक, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ एक नए फिनोमेना की ओर। उसको देखिए, वी आर गोइंग टू द न्यू फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हाँ, एटम के बारे में। टेक अ वन एटम। ये हमने एक एटम लिया हुआ है, ठीक है। इट हैज पॉजिटिव चार्ज, it has negative charge, revolve in outer cell। ओके, तो एक एटम है, जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, सिमिलरली उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी इसके पास होने हैं। ओके, तो इस एटम का नेट चार्ज कितना? हाउ मच? तो आंसर इसका नेट चार्ज कितना माना जाएगा? 0 माना जाएगा। ओके, अब हम इस एटम को क्या करना चाहते हैं? एनर्जी देना चाहते हैं। सो हाउ टू गिवन एनर्जी? हम इसको एनर्जी कैसे दे सकते हैं? तो आंसर है, हम इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा? इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, हमने इसको हीट किया इस तरह से, तो हीट करने से इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया। एनर्जी लेवल बढ़ने का मतलब क्या है? आप लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 12 mv²। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी।
गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पड़ा हुआ है। तो जब आप एनर्जी दोगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसका वेग बढ़ जाएगा। तो अभी इस वेग बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा था वो ऐसे मूव करते 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 ये बाहर आ गया, यहां आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्ड नहीं है, छूट गया। ओके, अब ये छूट गया तो ऐसे वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहा जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इस सिचुएशन को देखिए, ये जो स्पेस है यहां, इस स्पेस में इनिशियली पहले एक एटम था जिसमें जितने पॉजिटिव थे उतने ही क्या थे? नेगेटिव। जब हमने इसको हीट किया तो हीट करने पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिलीज हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो उसके पास कितना चार्ज है? -e। और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 1 2 3, तो माइनस के 3 और ये कितने हैं? 1 2 3 4 प्लस के 4, तो 4 में से -3 गया, कितना बचा? +1। तो इस स्पेस में अब आपके पास चार्ज पार्टिकल आ गया, आवेशित कण आ गया। कितने? आंसर है 2। एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ गया और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ गया। ओके, इसी तरह से 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा? इससे ऐसे पार्टिकल बढ़ते जाएंगे और इससे हमारा क्या बना है? ये ऑब्जेक्ट बनी, दुनिया बनी, हर दुनिया की हर चीज बनी ये। तो इस मटेरियल के अंदर यही सब चीजें हैं। क्या चीजें हैं? इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है, और हम ये कह सकते हैं कि इसके पास एटम भी है। कौन से वाले एटम? जिनमें से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुए। तो अब इसका अगला स्टेप देखिए, ये मान लीजिए एटम है, इसको मैं एटम से दिखा रहा हूं इस तरह से। अब इसमें ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव। तो इस तरह से दुनिया का हर मटेरियल इस स्टेट पर रहता है। ओके, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस स्टेट तक आने के लिए सिचुएशन क्या रही? तो आंसर है हमने इसको हीट किया, हीट करने से ये सिचुएशन में आ गया। अगर हम इसको हीट नहीं करते तो क्या होता? तो आंसर है अगर हम इसको हीट नहीं करेंगे तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस दुनिया का एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना, इस दुनिया का सबसे कोल्ड टेम्परेचर कितना है? तो आंसर है 0 केल्विन, और 0 केल्विन पर लाइफ नहीं होती। तो अगर हम 0 केल्विन की बात करेंगे तो 0 केल्विन पर इस मटेरियल में सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे, बंधक होंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा मोशन के लिए। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं नॉर्वे में बहुत ठंड पड़ती है। कितनी ठंड पड़ती है? -30 डिग्री, -40 डिग्री। बस हमारे कंपैरिजन में हम कहते हैं वहां ज्यादा ठंड है। अगर इसको हम केल्विन में देखेंगे तो केल्विन में -30 डिग्री, -40 डिग्री कितना होता है? +245 केल्विन, जो कि हमारी बॉडी की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि 100 डिग्री पर तो वाटर उबलने लगता है। तो हम अपनी बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या लगता है वो कैसा है? ठंडा है। ओके, तो दुनिया में हर ऑब्जेक्ट जो अभी है इस लेवल पर, वो इसी लेवल पर पाई जाती है, क्योंकि अभी हमारे रूम टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस में। और अगर हम केल्विन में बात करेंगे तो केल्विन में कितना होगा? 300 केल्विन। 0 से कितना ऊपर? 300 केल्विन। तो 300 केल्विन का मतलब क्या? बहुत ज्यादा हीट, और बहुत ज्यादा हीट है तो इसका मतलब ये जो मटेरियल है वो इस सिचुएशन में हमको मिलता है। अब इसमें अगली चीज सुनिए ध्यान से। अब ये जो मटेरियल हमको इस सिचुएशन में मिल रहा है तो इसके पास कौन कौन से चार्जेस हैं? तो आंसर है इसके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है, वो भी मिलियंस में, ऐसा नहीं कि 1 2 है, मिलियंस में। इसके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है, वो भी मिलियंस में। इसके पास एटम भी है, हो सकते हैं, ठीक है, वो भी किसमें मिल सकते हैं? मिलियंस में। लेकिन इस बॉडी का नेट चार्ज कितना? तो आंसर है इस बॉडी का नेट चार्ज, याद रखिए, 0 है, क्योंकि जितने पॉजिटिव है तो इसलिए इस बॉडी का नेट चार्ज कितना माना जाएगा? 0 माना जाएगा। अब इसमें अगली चीज पे आते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इससे फ्री हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये फ्री होने के बाद क्या करता है? तो आंसर है फ्री होने के बाद ये घूमने निकल जाता है। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं? घूमते हैं, तो ये भी घूमता है, इधर उधर इधर उधर।
यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज मिला, इससे रिपेल हुआ, इधर चला गया, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज मिला, इससे रिपेल हुआ, इधर चला गया, अट्रैक्ट हुआ, रिपेल हुआ, इस तरह से ये उस स्पेस में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद जितनी स्पीड से घूमता है, क्या आप जानते हैं वो स्पीड कितनी है? तो आंसर है 10,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन उस स्पेस में घूमता है। अगर इतनी स्पीड से घूमता है तो घर छोड़ के भाग क्यों नहीं जाता? तो भागना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा, इस स्पेस से बाहर निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इस पूरे स्पेस का टोटल चार्ज कितना हो गया? +1। +1। पहले चार्ज कितना था जब इलेक्ट्रॉन इसी स्पेस में था? 0। लेकिन ये अगर बाहर निकलता है तो अब इस बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा? +1। तो +1 क्या करेगा? इसको खींच लेगा, तो ये बाहर नहीं जा पाता। इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसी स्पेस में घूमता रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा, और इस बॉडी का नेट चार्ज कितना माना जाएगा? 0 माना जाएगा। अब अगली चीज पर आते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है? अनचार्ज बॉडी का मतलब ये है कि ये अनावेशित है, ठीक है। ये मेरे पास एक दूसरी बॉडी है जिसको मैं चार्ज करके लेकर आया, रब किया मैंने, चार्ज हो गई, ठीक। अब चार्ज करके मैं जब इस अनचार्ज बॉडी के पास लाऊंगा तो इसका नाम मैंने क्या रखा? चार्ज्ड बॉडी, आवेशित पदार्थ या आवेशित वस्तु। ये बॉडी के पास चार्ज नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? अनचार्ज्ड बॉडी। अब जब मैं इसके पास इसको लेकर आऊँगा तो ये वाली बॉडी इस बॉडी के साथ क्या करेगी? क्या इस पर फोर्स लगा सकती है या नहीं लगा सकती? तो आंसर है यस, लगा सकती है, क्योंकि फोर्स किस पे लगता है? चार्ज इस पे लगता है। और कौन से चार्ज इस पे लगेगा? जो चार्जेस फ्री होंगे। तो अब मुझे बताइए कि ये वाली बॉडी में चार्जेस फ्री है या नहीं है? तो आंसर है फ्री है, क्योंकि अभी आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं और पॉजिटिव चार्ज भी फ्री हो सके हैं। तो ये वाली बॉडी को जब आप इसके पास लाओगे तो ये इस पर फोर्स लगा सकती है, ठीक है, ओके। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये आपको समझ में आ गया कि सारे मटेरियल इस स्टेट में पाए जाते हैं। इस टोटल मटेरियल का टोटल चार्ज कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं। अब इस चीज़ को समझने के बाद अब हम एक नई चीज़ में समझने जा रहे हैं। हाँ, उस चीज़ को देखिए जिसका नाम है, एक फिनोमेना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, विद्युतीय प्रेरण। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? ओके, इंडक्शन को समझने के लिए जरा आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अब मैं एक बार बता चुका हूँ, तो अब आप समझ गए होंगे कि जितना भी मटेरियल होगा वो किस स्टेज में होता है? इस स्टेज में होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं और एटम्स भी होते हैं। तो ये मैंने एक मटेरियल लिया, एक पदार्थ लिया जिसमें प्लस माइनस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, राइट, ओके। और ये मूव कर रहे हैं चारों तरफ, मोशन में है, ओके। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मोशन में नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है वो भारी होता है। कितना भारी होता है? कल मैंने आपको बताया था 1837 टाइम्स। किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो केवल मूव करने का हक किसका है? इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो ये वाली जो बॉडी है, इस बॉडी को हमने क्या नाम दिया है? अनचार्ज बॉडी, ठीक है। अनचार्ज बॉडी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितने धनात्मक कण हैं उतने ही ऋणात्मक कण हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस अनचार्ज बॉडी के पास कोई दूसरी चार्ज बॉडी लेकर आते हैं। चार्ज बॉडी हम कैसे ला सकते हैं? तो आंसर है, कोई मटेरियल लीजिए आपने गिलास ले लिया और गिलास को आपने रब किया, रगड़ा। तो रगड़ते हैं तो आपको पता है गिलास पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, तो बॉडी कैसी हो गई? चार्ज हो गई। तो अब मैं इस अनचार्ज बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लेकर आता हूँ, आवेशित वस्तु लेकर आता हूँ, और आवेशित वस्तु में मैं केवल पॉजिटिव चार्ज को ही दिखाऊंगा, और आपको पता है उसमें नेगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, एनीवे। तो मैं केवल उनको दिखा रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मैं इसको लेकर आता हूँ, लेकिन मैंने इसको टच नहीं कराया। क्या नहीं कराया? टच नहीं कराया, मैं इतना ही दूर रखता हूँ। तो अब मैंने जैसे इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के पास रखा, आवेशित पदार्थ को जब अनावेशित पदार्थ के पास रखता हूँ तो क्या होता है? तो जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, ये उसको फोर्स लगा सकता है। फोर्स क्यों लगाएगा? क्योंकि हम जानते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है,
वो मूव कर रहे हैं, और अगर वो मूव कर रहे हैं और फ्री है एटम से तो वो उस पर फोर्स लगा सकता है, ठीक है। तो अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो प्लस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, खींच सकता है, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी में से खींचेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन सारे खिंचकर आकर खिड़की के सामने खड़े हो जाएंगे क्या रामलीला देखने के लिए? तो आंसर ऐसा नहीं है। जब ये इस पर फोर्स लगाता है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर खड़े नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर इसके मोशन का टाइम था 5, यहाँ पर भी इसकी मोशन का टाइम कितना था 5, और यहाँ पर भी इसके मोशन का टाइम कितना था 5। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इतने जगह पर भी 5 सेकंड तक रहता था, इतनी जगह पर भी 5 सेकंड तक रहता था, इतनी जगह पर भी 5 सेकंड तक रहता था। लेकिन जब ये यहाँ आया तो ये वाला एटम यहाँ पर 9 सेकंड तक रुकने लगा, और यहाँ पर कितने सेकंड तक, 1, और यहाँ पर कितने टाइम तक रुक रहा है, 5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस बॉडी के आने से अपना ज़्यादा टाइम कहाँ बिताने लगा, यहाँ किनारे पर, और अपना कम टाइम कहाँ बिताने लगा, पीछे। तो अब इस चीज़ को हम दिखाएंगे कैसे अपने डायग्राम में। तो दिखाने के लिए हम ऐसे शो करते हैं, इस तरह से दिखाने के लिए हम इस तरह शो करेंगे कि नेगेटिव चार्ज सारे कहाँ पर आ गए, इस किनारे पर आ गए। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो पॉजिटिव का क्या होगा, तो वो रिपेल होकर कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, इस तरह से। तो नेगेटिव एक साइड आ गए, पॉजिटिव एक साइड आ गए। तो इस तरह से ये जो फिनोमेना हुआ है, ये जो मतलब इसमें सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस सिचुएशन का हम लोगों ने नाम रखा है पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। हिंदी में क्या बोला जाता है, ध्रुवण। तो ये क्या हो गया, ध्रुवण। ध्रुवण का मीनिंग क्या है, एक तरफ नेगेटिव आ जाना और एक तरफ क्या आ जाना, पॉजिटिव आ जाना। तो ये पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन कब होता है, जब हम किसी आवेशित पदार्थ को लेकर आते हैं, चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं। तो चार्ज बॉडी को लेकर आने से अनचार्ज बॉडी में पोलराइजेशन होने की क्रिया को या प्रोसेस को, इसी चीज का आप लोगों ने नाम क्या रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, विद्युतीय प्रेरण। अच्छा ठीक है, इंडक्शन। इंडक्शन का क्या मीनिंग है, इंडक्शन शब्द आपको फिजिक्स में हर जगह पढ़ना है, तो कई शब्द आएंगे, इंडक्शन, कंडक्शन, इनका क्या मीनिंग होता है। तो इंडक्शन का आप लोग मीनिंग याद रखेंगे। इंडक्शन का मतलब हमने बॉडी को टच नहीं कराया है, टच नहीं कराया है मतलब कांटेक्ट में नहीं आती बॉडी। और कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है, कांटेक्ट कराना। क्या कराना, कांटेक्ट। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर मैंने ये वाली जो बॉडी ली थी, आवेशित वस्तु, चार्ज बॉडी, ये इस बॉडी के पास मैं लेकर तो आया हूं लेकिन मैंने इससे टच नहीं कराया है, इसलिए इस मेथड का नाम मैंने क्या रखा, इंडक्शन। आगे जाके हम एक और मेथड पढ़ेंगे, कंडक्शन। उसमें मैं क्या करूंगा, इस बॉडी को टच कराऊंगा। तो बॉडी को टच करा रहे हैं तो कंडक्शन, बॉडी को टच नहीं करा रहे तो क्या हो जाएगा, इंडक्शन। ठीक है, तो ये इंडक्शन होता है, मतलब प्रेरण होता है। प्रेरण मतलब टच नहीं कराना। ठीक है, ओके। अब इस चीज को एक और चीज देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर खड़े हो गए, क्यों, क्योंकि ये वाले चार्जेस को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कि इन पर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने से ये बंद गए, अब ये इधर नहीं जा पा रहे। हाँ जा तो रहे लेकिन अब मान के चलते ये बंद गए क्योंकि ज़्यादा टाइम ये यहाँ पर ही बिता रहे हैं। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको हमने नाम दिया बाउंड चार्जेस। क्या नाम दिया, बाउंड चार्जेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बंधक आवेश, बंधक आवेश। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। डेफिनेशन में क्या होगा कि देखिए, व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर, जब हम इसके पास लेकर आते हैं, किसके पास, अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आते हैं, देयर इज पोलराइजेशन। तो ये बॉडी क्या हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। सो देयर इज पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस इन अनचार्ज बॉडी। तो अनचार्ज बॉडी में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। दिस प्रोसेस इज इंडक्शन। इस प्रोसेस का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, इंडक्शन रखा है। अपोजिट चार्जेस कम क्लोजर। तो अपोजिट चार्जेस कम क्लोजर, तो अगर आप पॉजिटिव लेकर आओगे तो नजदीक कौन से चार्जेस आएंगे, नेगेटिव, और अगर आप नेगेटिव लेके आओगे तो नजदीक कौन से चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव। तो इसको हमने क्या कहा, इंडक्शन। ओके, अब इसका एक दो एग्जांपल आप समझ लीजिए जो हमारे बहुत काम में आते हैं, और हम इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज करेंगे पूरी फिजिक्स में। जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच पढ़ रहे हैं तब तक तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है,
आप लोगों ने पिछली क्लास में इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, ये इसकी लीफ है इलेक्ट्रोस्कोप की। अब देखना जरा, ये मेरे पास एक ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड को मैं जब मैं रब करूँगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? तो आप लोगों ने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब मैं ये ग्लास रॉड को इसके पास लेकर आता हूँ, लेकिन देखिए मैंने इसको टच नहीं कराया है। अगर मैंने इसको टच नहीं कराया है तो क्या होगा इन लीव्स का? क्या ये ऐसे खड़े रहेंगे या ऐसे फैल जाएंगे? सोचिए क्या हो सकता है। तो आंसर है, हम लोगों ने देखा कि जब हम ग्लास रॉड को इसके पास लेकर आते हैं लेकिन टच नहीं करा रहे, तो हमने क्या देखा? ये लीफ ऐसे फैल जाते हैं। अगर लीफ ऐसे फैल जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? इन लीफ के पास चार्ज आ गया होगा तभी तो फैले होंगे, लेकिन इंडक्शन मेथड में चार्ज आता नहीं है, तो ये फैल कैसे गए? ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए 1 मिलियन पॉजिटिव चार्ज थे। ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी 1 मिलियन पॉजिटिव चार्ज ही है, तो पॉजिटिव चार्ज जितने हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। अगर 1 मिलियन पॉजिटिव चार्ज है तो 1 मिलियन ही नेगेटिव चार्ज है। ये वाले मेथड में भी जब इसके पास इसको लेकर आए तब भी 1 मिलियन पॉजिटिव थे, तब भी 1 मिलियन नेगेटिव थे, तो चार्ज आया ना गया। तो फिर इसके पास ये लीफ कैसे फैल गए? तो इसका मीनिंग क्या होगा? चार्ज आया होगा तभी फैला होगा, लेकिन चार्ज आता नहीं है इंडक्शन मेथड में। तो अब इस प्रोसेस को समझिए जरा। इसमें होता क्या है, देखिए आप जानते हैं सभी मटेरियल किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। और एटम की सिचुएशन कैसी होती है? ऐसी। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन नेट चार्ज कितना माना जाएगा? 0 माना जाएगा। गुड। तो अब देखिए जब हम इसको इसके पास लेकर जाते हैं तो ये क्या करेगा? ये वाला जो ग्लास रॉड है इसका चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेगा। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ खड़े हो जाएंगे? यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करता है? ये रिपेल करता है, तो रिपेल करने पर, प्रतिकर्षित करने पर वो कहाँ खड़े हो जाएंगे? यहाँ खड़े हो जाएंगे। अब देखिए इसका इतना भाग चार्ज हो गया, ये भाग कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया, और ये वाला भाग कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। लेकिन नेट चार्ज अभी भी 0 है, लेकिन इनके पास चार्ज आ गया, इसके पास नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, इसके पास नेगेटिव आ गया। तो अब ऐसी सिचुएशन होगी तो इनका क्या होगा? ये फैल जाएंगे इस तरह से। तो ये फैल गए, तो इस तरह से। ओके, इसी तरह से एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, जैसे क्लाउड। आकाश में क्लाउड, चार्ज क्लाउड मतलब एक आवेशित बादल है जो मूव कर रहा है इन द स्काई। ओके, तो हम बिल्डिंग के ऊपर क्या करते हैं? एक लाइटिंग अरेस्टर लगा देते हैं। लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं। लाइटिंग अरेस्टर का काम क्या होता है? ये हमने लाइटिंग अरेस्टर लगाया और यहाँ से बादल मूव कर रहा है, ठीक है। ये बादल पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इस पर धनावेशित आवेश है। तो जब इसके यहाँ से किनारे से मूव करेगा लेकिन टच नहीं कर रहा, तो इसके कॉर्नर पर क्या होगा? तो आंसर है बाय इंडक्शन मेथड, पीरियड की क्रिया से इसके कॉर्नर पर कौन से चार्ज आ जाएंगे? अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, तो आगे एक एक्शन होता है, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। दैट विल बी स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, तो एक एक्शन होगा और उस एक्शन के बाद इस क्लाउड के चार्जेस क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब आगे जाकर ये क्लाउड किसी और बिल्डिंग पर बिजली नहीं गिराएगा। ओके, तो ये लाइटिंग अरेस्टर इस तरह से हमको क्या करता है? सेव करता है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया इलेक्ट्रोस्कोप, और एक दूसरा एग्जांपल मैंने कौन सा दिया? क्लाउड वाला। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इसके मेथड। एक मेथड मैंने आपको बताया इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड को मैं और डीप में अगली क्लास में बताऊंगा, और इसके बाद मैं कंडक्शन मेथड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।